Hello everyone. So in this video, I will discuss Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 Chapter 10. आपको मेरे चैनल पे मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के ऑलरेडी 15 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे. मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सारे वीडियोस की, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जो कि सेक्शन 124 से 136 तक है. The name of the chapter is Boundaries and Boundary Marks Survey Marks. इस चैप्टर से प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा. पहला सेक्शन कहता है सेक्शन 124 कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ विलेज सेक्टर एंड सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर्स. तो जैसा कि मैं अभी तक करते आ रही हूँ, मैं पहले हर एक सबसेक्शन को रीड करूँगी और फिर मैं आपको उसको समझाऊँगी. Subsection 1 says boundaries of all villages and sectors shall be fixed and demarcated by permanent boundary marks. ये कहता है कि जो बाउंड्रीज होंगी हर एक विलेज और सेक्टर में वो फिक्स्ड की जाएंगी और डीमार्केट की जाएंगी परमानेंट बाउंड्री मार्क से. सबसेक्शन 2 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी विलेज और सेक्टर बाय नोटिफिकेशन order that the boundaries of all survey numbers, block numbers or plot numbers of the village or sector or part thereof shall also be fixed and demarcated by boundary marks. ये सबसेक्शन कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विलेज और सेक्टर के रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन के द्वारा ऑर्डर कर सकती है कि बाउंड्रीज हर एक सर्वे नंबर की, ब्लॉक नंबर की या प्लॉट नंबर ऑफ द विलेज और सेक्टर की फिक्स की जाए और डीमार्केट की जाए. तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा ऑर्डर भी दे सकती है. सबसेक्शन 3 कहता है सच बाउंड्री मार्क शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर कंटेन बी ऑफ सच स्पेसिफिकेशन एंड शेल बी कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सबसेक्शन 3 कहता है कि वो जो बाउंड्री मार्क्स होंगे वो जो भी प्रोविजंस यहाँ दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन और मैनर्स में बनाए जाएंगे. सबसेक्शन 4 इट सेज एवरी होल्डर ऑफ लैंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द परमानेंट बाउंड्री मार्क्स इरेक्टेड देयर ऑन. सबसेक्शन 4 कहता है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेंटेन करना और रिपेयर करना परमानेंट बाउंड्री मार्क्स को. तो जो भी होल्डर ऑफ लैंड होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मेंटेन भी करे और रिपेयर भी करे परमानेंट बाउंड्री मार्क्स को. अब हम आते हैं सेक्शन 125 में. सेक्शन 125 कहता है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्री मार्क्स बिटवीन विलेज सेक्टर, सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर एंड प्लॉट नंबर. तो कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है रिलेटेड टू बाउंड्री मार्क्स तो उसे कौन डिसाइड करेगा. ये सेक्शन कहता है ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्री मार्क्स ऑफ विलेज सेक्टर, सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर एंड प्लॉट नंबर्स वेयर सच बाउंड्रीज हैव बीन फिक्स्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 124 शैल बी डिसाइडेड बाय तहसीलदार आफ्टर लोकल इंक्वायरी एट विच all such interested all person who are interested shall have an opportunity of appearing and producing evidences. तो ये अथॉरिटी तहसीलदार को दी गई है कि वो लोकल इंक्वायरी करने के बाद डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे और हर एक व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग हो कि वो अपीयर हो और अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर पाए. सेक्शन 126 ये कहता है इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन रॉन्गफुली इन पोजेशन. When a boundary has been fixed under the provision of section 124, the Tehsildar may summarily eject a manner prescribed any person who is wrongfully in possession of any land which has been found not appertain to his holding or to the holding of any person through or under whom he claims. तो अगर कोई व्यक्ति जो wrongful possession में है तो उसको eject करने का ऑर्डर तहसीलदार को देगा. तहसीलदार के पास अथॉरिटी है सेक्शन 126 में
और उसका एजेक्टमेंट समरी ट्रायल के मैनर में किया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 127 पे। सेक्शन 127 डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइंस की बात करता है। ये कहता है every holder of land adjoining a village road or sector road or unoccupied land or land reserved for community purposes shall at his own cost and in the manner prescribed affix the boundary mark between his land and village road or sector road or unoccupied land or land reserved for community purpose adjoining it and repair and renew such boundary marks from time to time। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की लैंड इस पोर्शन में है और यहाँ पे जो दूसरी लैंड उसकी एडजॉइनिंग है, वो अगर लैंड जो है ये एडजॉइनिंग वाली लैंड वो विलेज रोड है, सेक्टर रोड है या कोई अनऑक्यूपाइड लैंड है या लैंड रिजर्व फॉर कम्युनिटी पर्पसेस है, तो जो व्यक्ति ये वाली लैंड होल्ड करेगा उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अफिक्स करे बाउंड्री मार्क खुद की लैंड और इस लैंड के बीच में, और रिपेयर और रिन्यू करे अगर वो बाउंड्री मार्क्स ख़राब हो जाते हैं तो उसको रिपेयर एंड रिन्यू करने की भी ड्यूटी उस होल्डर की बनती है जिसकी लैंड एडजॉइनिंग है। सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ द होल्डर फेल्स टू अफिक्स द बाउंड्री मार्क्स और रिपेयर और रिन्यू द बाउंड्री मार्क्स एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1 द तहसीलदार में आफ्टर सच नोटिस एज ही डीम्स फिट cause the boundary marks to be affixed or the boundary marks to be repaired or renewed and may recover the cost incurred as an arrear of land revenue। अगर वो व्यक्ति फेल हो जाता है ऐसे बाउंड्री मार्क्स को बनाने में या रिपेयर करने में या रिन्यू करने में, तो जो तहसीलदार है वो ऑर्डर पास करेगा और उस व्यक्ति को नोटिस दे के रिपेयर करवा लेगा अपने खर्चे पे और उस खर्चे को रिकवर करेगा जैसे कि वो अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू हो। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन विलेज रोड और सेक्टर रोड मीन्स द रोड एज सच विच बियर्स एन इंडिकेटिव सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर। अब हम आते हैं सेक्शन 128 पे। सेक्शन 128 एनफोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स की बात करता है। ये कहता है द पटवारी और नगर सर्वेक्षक। अब अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ आएगा कि पटवारी जो है वो विलेज एरिया में होता है और नगर सर्वेक्षक अर्बन एरियाज़ में होता है। तो द पटवारी और नगर सर्वेक्षक शैल गिव रिटन नोटिस टू एवरी होल्डर ऑन हुज लैंड द बाउंड्री और सर्वे मार्क्स आर डिफेक्टिव कॉलिंग अपॉन हिम टू पुट देम इनटू प्रॉपर रिपेयर बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च फॉलोइंग। तो यहाँ पे पटवारी या जो नगर सर्वेक्षक है वो हर एक होल्डर को रिटर्न नोटिस देगा और उसको बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुम फर्स्ट डे ऑफ मार्च के पहले जो भी रिपेयर्स हैं उनको कर लो बाउंड्रीज़ के। तो ये किया जाएगा रिटर्न नोटिस के द्वारा और इसके लिए पटवारी और नगर सर्वेक्षक के पास पावर है कि वो रिटर्न नोटिस हर एक होल्डर को दे। आप ये डेट याद रखें 1 मार्च। आगे ये सबसेक्शन 2 कहता है आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च इन एनी ईयर द तहसीलदार or any other revenue officer empowered to act may cause any defective boundary or survey marks to be properly repaired and shall recover the cost of such repair from the holder or holders responsible for the maintenance of such boundary or survey marks together with a penalty which may extend to 1000 rupees for every boundary mark so repaired. Such cost and penalty shall be recoverable as arrear of land revenue। अगर उसको पटवारी या नगर सर्वेक्षक के द्वारा नोटिस दिया गया होल्डर को और उसके बाद भी अगर वो रिन्यू और रिपेयर नहीं करता है तो 1 मार्च के बाद हर एक साल में तहसीलदार जो होगा या कोई और रेवेन्यू ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड है वो उसको डिफेक्टिव बाउंड्री मार्क्स को या सर्वे मार्क्स को प्रिपेयर करवा सकता है और जो भी उसमें खर्चा आएगा उसको वो रिकवर करेगा उसी होल्डर से और उसके साथ पेनल्टी भी रिकवर करेगा। जो पेनल्टी 1000 रुपये हर एक बाउंड्री मार्क्स जो रिपेयर करेगा उसके हर एक के 1000 रुपये होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती।
और जो भी पेनाल्टी और कॉस्ट रिकवर की जाएगी वो एज ए अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर की जाएगी। अब हम आते हैं सेक्शन 129 पे। ये कहता है डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर। इसका सबसेक्शन 1 कहता है तहसीलदार में ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी डिप्यूट अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नगर सर्वेक्षक to demarcate the boundaries of a survey number or of a subdivision of survey number or of a block number or of a plot number and construct boundary marks thereon। अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है तहसीलदार के यहाँ पे, तो तहसीलदार जो है वो डिप्यूट कर सकता है किसी भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर को या नगर सर्वेक्षक को कि वो डिमार्केट करे बाउंड्रीज को सर्वे नंबर की या सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर की या ब्लॉक नंबर की या प्लॉट नंबर की एंड कंस्ट्रक्ट करे बाउंड्री मार्क्स को। तो ये सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है द रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नगर सर्वेक्षक सो डिप्यूटेड shall after giving notice to parties interested including the neighboring land holders demarcate the boundaries of a survey number or of a subdivision of survey number or of a block number or of a plot number, construct boundary marks thereon and submit a demarcation report to the Tehsildar in such manner as may be prescribed. The demarcation report shall also include the particulars of the possession, if any, of any person other than Bhumi Swami on the land demarcated। तो यहाँ पे जो भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर होगा या जो भी नगर सर्वेक्षक होगा वो नोटिस देगा पार्टीज़ को और जो भी लैंड होल्डिंग्स के नेबर्स हैं, जिन नेबरहुड में जिसकी लैंड है उसको भी, और डिमार्केट करेगा और बाउंड्री मार्क्स को कंस्ट्रक्ट करेगा और उसकी एक रिपोर्ट जो होगी वो तहसीलदार को भेजेगा। सबसेक्शन 3 कहता है फॉर कैरिंग आउट द डिमार्केशन द रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नगर सर्वेक्षक में टेक द असिस्टेंस ऑफ सच एजेंसी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो डिमार्केशन करने के लिए जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर या कोई नगर सर्वेक्षक है उसे अगर किसी एजेंसी की असिस्टेंस या सहायता की ज़रूरत है तो वो ले सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है ऑन द रिसीट ऑफ द डिमार्केशन रिपोर्ट द तहसीलदार में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पार्टीज इंटरेस्टेड इंक्लूडिंग द नेबरिंग लैंड होल्डर कन्फर्म द डिमार्केशन रिपोर्ट और मे पास सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट। सबसेक्शन 4 कहता है कि तहसीलदार को जब वो रिपोर्ट मिलेगी जो कि नगर सर्वेक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने सबसेक्शन 2 में भेजी थी, तो वो रिपोर्ट पाने के बाद या तो वो उस रिपोर्ट को कंफर्म कर देगा और अगर उसे कंफर्म करना सही नहीं लगता है तो कोई और ऑर्डर पास करेगा जो उसको सही लगेगा। सबसेक्शन 5 कहता है अ पार्टी अग्रीव्ड by the confirmation of demarcation report under subsection 4 may apply to SDO to set it aside on any of the following grounds। अगर कोई पार्टी है जिसे अग्रीव्ड हुआ है, जो अग्रीव्ड हुई है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कुछ लॉस हुआ है ऐसे डिमार्केशन से, तो वो SDO को उस डिमार्केशन को सेट असाइड करने के लिए ये जो दो ग्राउंड्स दे रखे हैं इन्हीं ग्राउंड्स पे अप्लाई कर सकती है। अब वो ग्राउंड्स क्या क्या है? पहला ग्राउंड है दैट ही हु इज़ नॉट गिवन नोटिस रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 2 और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अंडर सबसेक्शन 4। जो सबसेक्शन 4 में अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है और सबसेक्शन 2 में जो नोटिस की बात है वो दोनों अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिली है, ना ही उसे नोटिस प्राप्त हुआ था, ना ही उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिला था, या कोई और अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो उस ग्राउंड पे वो जो अग्रीव पार्टी है वो SDO को सेट असाइड करने के लिए डिमार्केशन ऑर्डर अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ आपको अभी तक जो पावर्स देखने को मिल रही थी वो तहसीलदार की मिल रही थी, बट सबसेक्शन 5 में सेट असाइड की पावर जो है वो SDO के पास है। इसमें एक प्रोवाइजो है, वो कहता है प्रोवाइडेड दैट सच एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन एंड डिमार्केशन रिपोर्ट बाय द तहसीलदार और द डेट ऑफ नॉलेज विच एवर इज लेटर। तो प्रोवाइजो कहता है कि जो एप्लीकेशन बनाने की लिमिटेशन है वो है 45 डेज़। अब वो 45 डेज़ जो हैं वो डेट ऑफ कन्फर्मेशन द डिमार्केशन रिपोर्ट
बाय द तहसीलदार हो सकते हैं, या जिस दिन उसे नॉलेज मिला, जो भी बाद की डेट होगी वो बाद वाली डेट कंसिडर की जाएगी। तो लिमिटेशन पीरियड जो है जिसमें वो सेट असाइड का ऑर्डर अग्रीव्ड पार्टी एप्लीकेशन कर सकता है कि आप इस ऑर्डर को सेट असाइड करें, उसकी लिमिटेशन 45 डेज दे रखी है। Subsection 6 says the SDO may, if he admits the application made under subsection 5 after giving opportunity of hearing to the parties interested including the neighboring landholder and making such inquiry as he may thinks fit, either confirm the demarcation report submitted under subsection 2 or depute a team consisting of such persons as may be prescribed to carry out the demarcations once again। तो एसडीओ जो है या तो वो फिर कंफर्म करेगा जो ऑर्डर तहसीलदार ने दिया था उसको, या वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको या नेबरिंग लैंड होल्डर है उसको, और फिर कोई इंक्वायरी अगर उसे करनी सही लगेगी तो वो इंक्वायरी करेगा। उसके बाद या तो वो कंफर्म कर देगा वो डिमार्केशन, या उसे कोई और अगर लगता है कि कोई और ऑर्डर करना चाहिए तो वो एक टीम डिप्यूट करेगा कि आप फिर से डिमार्केशन कीजिए, उस पर्पज से वो एक टीम डिप्यूट करेगा। द टीम डिप्यूटेड अंडर सबसेक्शन 6 shall, after giving notice to the parties interested including the neighboring landholder, demarcate the boundaries of survey number or of subdivision of survey number or of a block number or of a plot number, construct boundary marks thereon and submit report to the SDO in such manner as may be prescribed and SDO may pass such order as it thinks fit। तो जो भी टीम वहाँ पे डिप्यूट की गई है वो अपनी रिपोर्ट SDO को सबमिट करेगा, और SDO को जो ऑर्डर सही लगेगा, चाहे वो ऑर्डर हो सकता है कि वो कहे कि कंस्ट्रक्ट कर दीजिए आप बाउंड्री मार्क्स, तो वो भी ऑर्डर एसडीओ वहाँ पे कर सकते हैं। अगर उसे लगता है तो कोई और ऑर्डर भी एसडीओ वहाँ पे बना सकता है। तो ये बात हो रही थी सबसेक्शन 7 में कि जो टीम है वो जो डिप्यूट हुई है सबसेक्शन 6 में वो कैसे काम करेगी। सबसेक्शन 8 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग anything contained in section 44 and section 50, no appeal or application for revision shall lie against any order passed or proceeding taken under this section। तो इस सेक्शन में पास किए गए किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील और रिवीजन नहीं होगी। और नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 44 एंड सेक्शन 50, मतलब इनमें जो भी दे रखा है उसके बावजूद भी अगर इस चैप्टर में कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसके अगेंस्ट, इस सेक्शन में कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं होगी और रिवीजन भी नहीं होगी। सबसेक्शन 9 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द तहसीलदार इन डिमार्केटिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ सर्वे नंबर और ऑफ अ सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर और ऑफ अ ब्लॉक नंबर और ऑफ प्लॉट नंबर, प्रिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द बाउंड्री मार्क्स टू बी यूज्ड एंड ऑथराइजिंग द लेवी ऑफ फी from the holder of land in demarcated सर्वे नंबर और सब डिवीजन और ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रोल बनाए, रूल्स हो सकते हैं प्रोसीजर जो तहसीलदार को फॉलो करना है उसके कॉन्टेक्स्ट में, या जो फाइन लेवी किया जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जो पावर है रूल्स बनाने की वो तहसीलदार स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अब हम आते हैं सेक्शन 130 पे। ये बात करता है पेनाल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन, इंजरी और रिमूवल ऑफ बाउंड्रीज और सर्वे मार्क्स। ये कहता है इफ एनी पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉयज और इंजर्स और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी रिमूव्स अ बाउंड्री और सर्वे मार्क लॉफुली कंस्ट्रक्टेड, he may be ordered by the तहसीलदार or any other revenue officer empowered to act to pay such fine not exceeding 5,000 rupees for each mark so destroyed, injured or removed as may in the opinion of the तहसीलदार or any other revenue officer empowered to act be necessary to defray the expense of restoring the same। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है सबसेक्शन 1 में कि अगर कोई व्यक्ति है जो विलफुली डिस्ट्रॉय कर देता है या इंजोर कर देता है या रिमूव करता है कोई भी लॉफुली बनाया गया बाउंड्री मार्क, तो उससे जो है वो तहसीलदार या कोई और जो रेवेन्यू ऑफिसर ऑथोराइज्ड है वो फ़ाइन वसूलेगा, और वो फ़ाइन 5,000 रुपये हर एक बाउंड्री मार्क के लिए से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब हर एक बाउंड्री मार्क के लिए वो 5,000 रुपये तक ले सकता है, और वो जो पैसे लेगा उसको वो रिस्टोर करने में उस बाउंड्री मार्क को यूज़ करेगा। अब आते हैं हम सेक्शन 131 पे।
ये कहता है राइट्स ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट in the event of a dispute arising as to the route by which a cultivator shall have access to his fields or to the unoccupied land or pasture lands of a village otherwise than by the recognized road, path or common land including those road and paths recorded in the village Bajev ul Arj prepared under section 242 or as to the source from or course by which he may avail himself of a water as to the course by which he may drain water from his field, a tehsildar may, after local inquiry, decide the matter with reference to the previous custom in such case and with due regard to the convenience of all the parties concerned. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को अपने खेत में जाना है, उसके रास्ते को लेके कोई डिस्प्यूट है, या उसे कैसे अपने खेतों में पानी डालना है या कैसे वहाँ से पानी ड्रेन आउट करना है, इस सब को डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो तहसीलदार के पास है। और जो तहसीलदार है वो वहाँ पे जो कस्टम्स फॉलो किए जा रहे थे अभी तक उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास करेगा। दिस वाज सबसेक्शन 1। जो तहसीलदार है वो सबसेक्शन 1 में अगर चाहे तो लोकल इंक्वायरी भी करवा सकता है कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको जाने आने में अपनी लैंड यूज़ करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, कैसे वो अपने जो वहाँ पे पानी है उसको ड्रेन नहीं कर पा रहा है या कैसे वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है, यूज़ नहीं कर पा रहा है अपने फील्ड्स को, तो उसके लिए वो लोकल इंक्वायरी भी करवा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है The Tehsildar may, at any stage of inquiry, pass an interim order to grant immediate relief in respect of any matter under dispute in subsection 1, if he is of the opinion that grant of such relief is necessary in the facts and circumstances of the case, provided that such interim order shall stand vacated on the expiry of 90 days from the date of order unless vacated earlier. तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तहसीलदार है वो चाहे तो कोई इंटरिम ऑर्डर भी कर सकता है, मतलब फाइनल ऑर्डर के पहले कोई और ऑर्डर जो कि जल्दी पास हो वो बीच में भी ऑर्डर कर सकता है प्रोसीडिंग्स चलने के इमीडिएट रिलीफ के लिए अगर उसे सही लगता है। और वो जो भी ऑर्डर करेगा इंटरिम ऑर्डर वो 90 के दिन के अंदर अपने आप ख़त्म हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा जिस दिन वो ऑर्डर बनाया गया है वहाँ से। तो लिमिट जो दे रखी है वो 90 डेज़ की है इंटरिम ऑर्डर की। सेक्शन 132 डिलीटेड है। अब हम देखते हैं सेक्शन 133। ये रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की बात करता है। If a tehsildar finds that any encroachment or obstruction impedes the free use of a recognized road or path, including those roads and paths recorded in a village, Bajewala Arj, or common land of a village, or impedes the road or watercourse or source of water or drainage of water which has been the subject of a decision under section 131, he may order the person responsible for such encroachment or obstacle to remove it. तो अगर तहसीलदार को पता चलता है कि कोई भी एनक्रोचमेंट किया गया है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई व्यक्ति कर रहा है जिसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो रोड्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या जो भी वाजिबुल अर्ज में उनको राइट्स दिए गए थे उनको वो यूज़ नहीं कर पा रहे, किसी वाटर सोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे, किसी ड्रेनेज ऑफ वाटर सोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑर्डर तहसीलदार ऑर्डर करेगा कि ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन को, ऐसे एनक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ सच पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1, द तहसीलदार मे cause the encroachment or obstacle to be removed and may recover from such person the cost of removal thereof, and such person shall be liable under the written order of the tehsildar stating the facts and circumstances of the case to a penalty which may extend to 10,000 rupees. अब सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है कि आप
ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे, एंक्रोचमेंट कर रहे थे, आप उसे रिमूव कीजिए। अगर वो फेल करता है और रिमूव नहीं करता है तो जो तहसीलदार है उससे रिकवर कर सकता है कॉस्ट ऑफ रिमूवल, वो खुद रिमूव कराएगा, कॉस्ट उस व्यक्ति से रिकवर करेगा और उसके साथ साथ पेनल्टी भी रिकवर करेगा, और जो पेनल्टी होगी वो 10,000 तक हो सकती है। सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू रिमूव द एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन फॉर more than 7 days from the date of order of removal thereof under subsection 1, then without prejudice to the penalty that may be imposed under subsection 2, the SDO may cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period of 15 days in case of first order of removal or encroachment or obstruction, and 6 months in the case of second or subsequent order of removal of encroachment or obstruction। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 1 में अगर तहसीलदार ने कहा था कि आप रिमूव कर लीजिए, आप एनक्रोचमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दीजिए, अगर उसके बाद भी वो नहीं करता है और वो फेल करता है उस ऑर्डर के 7 दिन के बाद तक, तो वहाँ पे जो भी सबसेक्शन 2 में पेनल्टी के ऑर्डर्स हुए हैं उसके बावजूद जो एसडीओ है वो एप्रीहेंड कर सकता है, मतलब उसको बिहाइंड द बार्स डाल सकता है सिविल प्रिजन में। अगर वो ऐसी गलती पहली बार करता है तो 15 दिनों के लिए, और अगर वो सब्सिक्वेंटली ऐसा कोई काम करता है तो 6 महीनों के लिए। प्रोवाइजो, इस सबसेक्शन में 3 प्रोवाइजोज हैं। पहला प्रोवाइजो नोटिस की बात करता है और वो कहता है कि provided that no action under this subsection shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the SDO on the day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to civil prison। तो प्रोवाइजो कहता है कि एक नोटिस दिया जाएगा उस व्यक्ति को और कहा जाएगा कि तुम्हें क्यों सिविल प्रिजन में नहीं डाला जाए। दूसरा प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट SDO may order the release of such person from the detention before the expiry of the period mentioned in the warrant if he is satisfied that the encroachment or obstruction has been removed। दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि अगर SDO को लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो एंक्रोचमेंट है या जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिमूव कर लिया गया, तो वो ये जो 15 दिन और 6 महीने का ऑर्डर था उसके पहले भी अर्ली रिलीज़ कर सकता है उस व्यक्ति की। और तीसरा प्रोवाइजो कहता है कि किसी भी महिला को अरेस्ट एंड डिटेन नहीं किया जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। अब आते हैं हम सेक्शन 134 पे। ये कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर abstaining from repetition of certain act। Any person who encroaches upon or causes any obstruction under section 131, 132 or 133 may be required by the Tehsildar to execute a personal bond for such sum not exceeding 500 rupees as he may deem fit for abstaining from repetition of such act। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तहसीलदार है वो चाहे तो उस जो व्यक्ति, ताकि वो कोई रिपीट ना करे ऐसा ऑफेंस, तो किसी भी व्यक्ति से पर्सनल बॉन्ड ले सकता है जिसने ऊपर किसी भी सेक्शन में, मतलब सेक्शन 131, 132 एंड 131 में कोई फॉल्ट किया है, और वो जो पर्सनल बॉन्ड का अमाउंट होगा वो 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन जो बात करता है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर रोड, पाथ एक्सेट्रा। इसका सबसेक्शन 1 कहता है इफ़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द विलेजर्स और अदरवाइज द कलेक्टर आफ्टर इंक्वायरी सेटिस्फाइड दैट इट इज़ एक्सपीडियंट to acquire any land for the purpose of providing a road not exceeding 10 feet in width, cart, track or path for the use of village community in such village, he may call upon the residents of the village to deposit the amount of compensation payable in respect of such land under subsection 3 within a specified period. On such deposit being made, the collector may by order publishes in the prescribed manner acquire such land, and upon the making of such order such land shall vest absolutely in the state government। यहाँ पे ये जो सेक्शन 135 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई विलेजर है वो एप्लीकेशन कलेक्टर को देता है या किसी और माध्यम से कलेक्टर को पता चलता है, और इंक्वायरी करने के बाद कलेक्टर
सेटिस्फाइड होता है कि रोड बनाने के पर्पस से उसको लैंड एक्वायर करनी है और जो कि लैंड नॉट एक्सीडिंग 10 फीट इन विड्थ, कार्ट, ट्रैक और पाथ होनी चाहिए, मतलब नॉट एक्सीडिंग 10 फीट होनी चाहिए, तो वो कॉम्पनसेशन के ऑर्डर्स पास करेगा और जिस व्यक्ति की वो लैंड है उसको कॉम्पनसेशन देने के बाद लैंड को एक्वायर कर लेगा। और जो भी लैंड एक्वायर की जाएगी वो वेस्ट होगी स्टेट गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो 10 फीट की लिमिट याद रखना है। और कौन करेगा वो याद रखना है, सेक्शन 135 में जो पावर्स हैं वो कलेक्टर के पास हैं। किस चीज़ की? एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर रोड, पाथ एक्सेट्रा, किसी भी लैंड को एक्वायर करने की। तो जैसे कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन होता है या कोई गवर्नमेंट का रोड कंस्ट्रक्शन होता है, तो जनरली जो खेतों के पास की लैंड होती है उसे एक्वायर किया जाता है और उस केस में जो किसान होते हैं उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाता है। यही बात हो रही है इस सेक्शन में। इसका सबसेक्शन 2 कहता है एनी पर्सन क्लेमिंग एनी इंटरेस्ट इन एनी सच लैंड मे विद इन पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ वेस्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 मेक एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर फॉर कॉम्पनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो कोई भी व्यक्ति अगर उस लैंड में कोई इंटरेस्ट रखता है तो उसको 1 साल का टाइम दिया जाता है कि वो कलेक्टर के आगे कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन दे 1 साल के अंदर। इसका सबसेक्शन 3 कहता है द कॉम्पनसेशन पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड शैल बी 15 टाइम्स द लैंड रेवेन्यू असिस्ट और असेसेबल देयर ऑन। तो जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो 15 गुना होगा लैंड रेवेन्यू जो असेस किया गया है उस लैंड पे या जो असेस किया जा सकता है उस लैंड में उसका। तो यहाँ पे आपको लिमिट याद रखनी है 15 गुना। तो ये था चैप्टर 10, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूं या फिर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूं आपके साथ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।